दोबारा स्वामी पर आइए सर, एक के साथ तीन काम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग कंपोनेंट और वेक्टर पढ़े थे 2 डायमेंशन में। आज हम लोग कंपोनेंट और वेक्टर पढ़ेंगे 3 डायमेंशन। आइए देखिए, 3 डायमेंशन में हम लोग कंपोनेंट को कैसे अलग अलग करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है। आइए इस चीज को आप देखिए। components of vector in 3 dimension. Component of vector in 3 dimension. आइए 3D में बात कीजिए आप। तो पहले हम लोग एक बनाते हैं डायग्राम। एक्सिस बनाइए, एक्स वाई जेड, यह आपका हो गया 0। क्या आपका हो गया? तो 0। मान लीजिए कि P आपका कोई एक पॉइंट, P आपका एक कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x y z। समझे? P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? तो कोऑर्डिनेट हो गया x y z। कहने का मतलब है कि x एक्सिस को x दूरी पे काट रहा है, y एक्सिस को y दूरी पर, और z एक्सिस को z दूरी पर काट रहा है। कैसे काट रहा है मैं आपको बताऊंगा। पहले डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इतना आसानी से जैसे 3D की बात आएगी, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत होगा। क्या कीजिए? तो इस प्रकार से कीजिएगा। ठीक है, इतना हो गया। और पॉइंट P को यहां पर मत लीजिए, पॉइंट P आप ले लीजिए इसको, x y z। पॉइंट P आपका क्या हो गया? तो पॉइंट P आपका हो गया x y और z। यदि मैं यहां पर पॉइंट लिया था तो मेरा फोटो और बड़ा बन जाता, इसीलिए पॉइंट हम यहाँ पे नहीं लेने के बजाय यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, मेरा फोटो छोटा में ही बन गया। ठीक, अब देखिए क्या है, नाम दे दीजिए। नाम, ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B, और ये आपका हो गया C। यदि फोटो बनाने में कोई दिक्कत समस्या तो बोलिए।
नहीं दिक्कत समस्या है तो आइए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए x कोऑर्डिनेट आपका कितना है x, तो x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट आपका हो गया, बाद बाकी जो है आपका y और z कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0। y और z कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया 0। b y एक्सिस पे x और z कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 y 0 और इसी प्रकार से z एक्सिस पे x और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 0 z, 0 0 और आपका हो गया z। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कहने का मतलब है कि O से A का दूरी x है, O से B का दूरी y है, O से C का दूरी आपका z, O से A का दूरी x, O से B का दूरी y, O से C का दूरी z। और हम लोग कल ही पढ़े थे कि x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को y लेते हैं, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को j लेते हैं, z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को k लेते हैं। लेट I j k be the unit vector along OX, OY, OJ। x एक्सिस के अलग यूनिट वेक्टर आपका हो गया I, y एक्सिस के अलग यूनिट वेक्टर आपका हो गया j और z एक्सिस के अलग यूनिट वेक्टर आपका हो गया k। अब सुनिए, अब एक बात बताइए कि वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC, वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC किसके बराबर हो जाएगा? तो वेक्टर लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड लिखना है और फिर आपको डायरेक्शन। पहले क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड, फिर क्या लिखना है? डायरेक्शन। अब यदि OA की बात कीजिएगा, वेक्टर OA, देयरफॉर वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC यदि बात कीजिएगा तो देख लीजिए O से A का दूरी है x, O से x का दूरी है x, O से A का दूरी कितना है x, और x ये तो आप क्या लिखे? बोले मैग्नीट्यूड लिखे, क्या लिखे? दूरी लिखे, क्या लिखे? क्या लिखे? दूरी लिखे। अब आपको डायरेक्शन देना है, क्या देना है? डायरेक्शन। तो x एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन आपका क्या है? यूनिट वेक्टर क्या है? I है, तो ये आपका हो जाएगा xi कैप। क्या हो जाएगा? xi कैप। इसी तरह से O भी आप क्या क्या हो जाएगा? yj कैप। OC क्या हो जाएगा? तो zk कैप। समझ गए? OA कितना हो गया? xi कैप। OB कितना हो गया? OB कितना हो गया? तो yj कैप। OC कितना हो गया? तो zk कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नहीं परेशानी है तो अब एक चीज देखिए, नहीं परेशानी है तो क्या कीजिएगा, आपको P के बारे में बात करना है। आपको किसके बारे में बात करना है? P के बारे में बात करना है। तो O से P को आप मिला दिए, O से P को आप क्या किए?
तो O से P को आप मिला दिए, चलिए वेरी गुड, देयर इज नो दिक्कत। O से P को आप मिला दिए। अब सुनिए, अब जो है कि अभी तक जो हम लोग नाम दिए हैं, ये जो आपका एक आकृति बना है, ये जो आपका एक फोटो बना है, ये जो आपका एक डायग्राम बना है, तो ये माचिस के डब्बे के जैसा बना है। कैसा बना है? तो माचिस के डब्बे के जैसा, समझ गए? इसकी आकृति कैसा है? तो माचिस के डब्बे के जैसा। इसमें जो आपका माचिस का डब्बा है उसमें कॉर्नर पॉइंट होगा, समझ गए? क्या होगा? तो आपका कॉर्नर पॉइंट होगा। तो कितना कॉर्नर पॉइंट होगा आप देख लीजिए कितना होगा। इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 इधर पीछे भी, तो 4 4 कितना हो गया? 8। 4 4 कितना हो गया? 8। और इस 8 में 4 कॉर्नर पॉइंट इस तरफ हो गया, 4 कॉर्नर पॉइंट इस तरफ हो गया, यानी कि कुल 8 कॉर्नर पॉइंट है। और आप एक नाइंसाफी ये कर रहे हैं कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 कॉर्नर पॉइंट का आप नाम लिखे हैं। किसका किसका लिखे हैं? बोलिए, देखिए पहले कॉर्नर पॉइंट काउंट कर लीजिए कितना है। बोलिए 1 2 3, ये 4 कॉर्नर पॉइंट का आप नाम लिख चुके हैं। 4 कॉर्नर पॉइंट का आप नाम लिख चुके हैं, लेकिन होगा कितना? होगा कितना? 8 होगा। क्या क्या बच गया है? अब देखिए, एक ये बचा है, 1 2 3 और यह एक आपका 4, यह आपका एक 4 और आपको मिल गया। आपको उसका भी नाम देना है। नाम दीजिए। कैसे नाम दीजिएगा? तो नाम आप इस प्रकार से दीजिए। अब देखिए, ये आपका है बी, ये आपका है बी। यहां पर आप क्या कीजिए, ये ए है ना, इसका नाम आप ए डैश लिख दीजिए। ये ए है, इसका नाम क्या रख दिया? ए डैश। अब सुनिए, ये बी है, इसका नाम क्या दे दीजिए? बी डैश। ये बी है, इसका नाम क्या दे दिए? बी डैश। ये सी है, इसका नाम क्या दे दिए? तो सी डैश। क्या नाम दे दिए? हम लोग नाम दे दिए सी डैश। अब मेरी एक बात सुनिए, अब आपको एक मेरी बात सुनना है। वो ये सुनना है कि ध्यान से सुनिए। हम बोलिए माचिस का डब्बा है, माचिस का डब्बा है, यानी कि इसका जो आकार है, इसका जो आकार है, जो साइज है, आपका घनाभ के जैसा है। किसके जैसा है? घनाभ, यानी कि क्यूबाइड के जैसा। किसके जैसा? घनाभ, यानी कि क्यूबाइड के जैसा। हे बाबू सुनिए मेरी एक बात मेरी सुनिए। तो आप घनाभ की बात कीजिएगा, घनाभ की बात कीजिएगा, जो कि आपका माचिस का डब्बा है। तो इसका आप ये वाला पोर्शन देखिए, सिर्फ इस पोर्शन की बात कीजिए, आप सिर्फ इसी पोर्शन की बात कीजिए। बोले मास्टर जी ये तो आयत लग रहा है। बोले मास्टर जी ये क्या है? आयत। क्या है? आयत। आयत में ये लंबाई आपका क्या है? बराबर होगा। ये चौड़ाई क्या होगा? बराबर। लंबाई क्या होगा? बराबर। चौड़ाई क्या होगा? बराबर। लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, और दोनों ही समांतर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि O से A, B से A डैश, ये दोनों आपका समांतर होगा। ये दोनों क्या होगा? आपका समांतर होगा। दोनों का दिशा भी एक तरफ कर लीजिए, दोनों का दूरी भी समान है, दोनों की दिशा एक तरफ, दोनों का दूरी समान है। आप जानते हैं कि दो वेक्टर बराबर कब होता है? दो वेक्टर बराबर कब होता है? 3 कंडीशन होना चाहिए। आप बताइए, कोई बता सकता है कि समान वेक्टर, इक्वल वेक्टर में 3 कंडीशन आपको बताए थे, वो तीनों कंडीशन क्या क्या है? कोई बता सकता है?
फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए, कौन बताएगा? पहला कंडीशन, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड समान। दूसरा कंडीशन, दोनों वेक्टर पैरेलल हो, यानी कि समांतर हो। पहला कंडीशन क्या बोले? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड समान, यानी कि दूरी समान होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन, दोनों वेक्टर समांतर होनी चाहिए, दोनों वेक्टर समांतर होनी चाहिए, दोनों वेक्टर समांतर होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन, दोनों की दिशा भी एक ही होनी चाहिए, दोनों की दिशा भी एक ही होनी चाहिए, तब कोई दो वेक्टर, दो सदिश बराबर होता है। अब बात कीजिए, आप OA की बात कीजिए, BA' की बात कीजिए। सबसे पहली बात कि दोनों की दूरी समान है। पहली बात, दोनों की दूरी समान है, दोनों समांतर है, दोनों समांतर है, और दोनों की दिशा भी एक तरफ है, दोनों की दिशा भी एक तरफ है, दोनों की दिशा भी एक तरफ है, यानी कि BA' OA के बराबर है, OA के बराबर है, OA के बराबर है, और ये OA ये आपका XI कैप के बराबर है, ये OA XI कैप के बराबर है। अब सुनिए, अब मेरी बात को देखिए आप क्या है। तो अब आप BB' की बात कीजिएगा, BB' की बात कीजिएगा, किसकी बात कीजिएगा? तो BB' की बात कीजिएगा, या आप बात कर सकते हैं A'P की, या किसकी बात कर सकते हैं आप? A'P की। किसकी बात कर सकते हैं? A'P की। क्योंकि यदि आप इसको पकड़िएगा, ध्यान से देखिए, ये वाला भी पोर्शन आपका एक आयत है, ये वाला भी पोर्शन आपका क्या है? एक आयत है। तो आयत का ये दोनों आपस में लंबाई हो गया, दोनों बराबर होगा, ये दोनों चौड़ाई हो गया, ये दोनों ही आपस में बराबर होगा। अब सुनिए, यदि आप इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो A'P की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? A'P की। दिशा आप A से P की तरफ दे दीजिए, डायरेक्शन आप A से P की तरफ दे दीजिए। डायरेक्शन क्या दीजिएगा? तो A से P की तरफ। अब सुनिए, अब ये ऊंचाई और ये ऊंचाई दोनों बराबर है। A' से P की ऊंचाई O से C की ऊंचाई के बराबर है, यानी कि दूरी समान, दोनों की दिशा समान, दोनों की दिशा समान, और ये दोनों ही आपका पैरेलल वेक्टर है, और ये दोनों ही आपका पैरेलल यानी कि समांतर आपका सदिश है। तो A'P किसके बराबर हो जाएगा? OC के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? OC के बराबर। OC के बराबर। OC का मतलब ZK कैप, OC का मतलब ZC कैप। अब मेरी बात सुनिए आप, अब सुनिए मेरी बात। अब आपको क्या करना है? तो अब आपको करना है कि आप O से A'S को मिला दीजिए, O से A'S को मिला दीजिए, O से A'S को मिलाइए, O से A'S को मिलाइए, O से A'S को मिलाइए। ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको ध्यान से देखना है कि ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये O A A'S B, O A A'S B, यह नीचे में एक आयत है। नीचे में क्या है आपका? एक आयत। और ई आयत पे ई ठो एगो लंब खींचे हैं। ई क्या खींचे हैं? लंब। आयत पे नीचे ऊपर आप क्या किए हैं? लंब खींचे हैं।
यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, दिखता नहीं है। देखकर आप कहिएगा सर ये लंब नहीं हो सकता है, लेकिन आप अभी दूसरी दुनिया में जी रहे थे, आप 2D के दुनिया में जी रहे थे, लेकिन हम अभी किस में बता रहे हैं, 3D में। किसमें बता रहे हैं, 3D में। 3D में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। इसीलिए ये आपका लंब है। मैं फिर से बता दूं, यह आपका एक आयत है, हाथ आपका आयत है। आयत पे आप कैसुअल लाइन खींचे, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी खींचे, लेकिन ऊपर से एगो लंब ऐसे डालिएगा तो ये आयत पे जितना भी आप लाइन खींचे हुए हैं उस सब पे ये लंब हो जाएगा। सब पे क्या हो जाएगा, लंब। सब पे क्या हो जाएगा, लंब। अब सेम एक चीज देखिए, इधर भी देखिएगा, इधर भी देखिएगा, तो ये भाई साहब भी, ये भाई साहब भी इस पे क्या होगा, तो आपका हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा लंब। ये भी आपका क्या है, तो ये भी लंब है। क्यों लंब है, क्यों लंब है, क्योंकि आयत का ये दो एडजेसेंट यानी कि संलग्न भुजाएं हैं। यह आयत का दो एडजेसेंट यानी कि संलग्न भुजाएं हैं, और आप आयत में जब भी कोई दो भुजाएं, संलग्न दो भुजाएं एडजेसेंट साइड लीजिएगा तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण ही बनता है। चलिए ठीक है, अब सुनिए मेरी एक बात, अब आप मेरी एक बात सुनिए। तो अब आपको सबसे पहले बात करना है, किसमें बात करना है, त्रिभुज ओ बी एडस, ओ बी एडस। यहां पे लिखिए इन ट्रायंगल ओ बी एडस, इन ट्रायंगल ओ बी एडस। जानते हैं त्रिभुज का गुण क्या है, ट्रायंगल लॉ क्या है आप जानते हैं, ओ से बी, ओ से बी प्लस बी से ए डैश, बी से ए डैश प्लस ए डैश से ओ, प्लस ए डैश से ओ, प्लस ए डैश से ओ। अल्टीमेटली आप ओ से चलना प्रारंभ किए थे, आप फिर से ओ पर पहुंच गए। आप ओ से चलना शुरू किए थे, ओ पे पहुंच गए। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन आपका जीरो हो गया। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया जीरो। समझ गए, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, जीरो। ओ बी, ओ बी आपका है वाई जे कैप के बराबर, वाई जे कैप के बराबर। ओ बी कितना है, तो वाई जे कैप के बराबर प्लस बी ए डैश, बी ए डैश, बी ए डैश आपका एक्स आई कैप के बराबर है, एक्स आई कैप के बराबर है, एक्स आई कैप के बराबर है। लिख दिए। आप यहां पर ए डैश से ओ की डायरेक्शन लिखे हैं, आप यहां पर ए डैश से ओ की डायरेक्शन लिखे हैं, लेकिन फोटो में उल्टा दिया हुआ है, ओ से ए डैश की डायरेक्शन है। आप ए डैश से ओ लिखे हैं, फोटो में ओ से ए डैश है, डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है। माइनस देकर आप डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए, माइनस देकर आप डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए, माइनस देकर आप डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए। अब ओ ए डैश को उस तरफ भेज दीजिए, ओ ए डैश को आप उस तरफ भेज दीजिए, तो क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस। क्या बचा, क्या बचा, तो क्या आपका बचा, यहां पर हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्या बच गया, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब फिर सुनिए, अब फिर सुनिए आप,
अब त्रिभुज, अब अल्टीमेटली आपका एम है ओपी निकालना। आपका एम क्या है? आपका एम है ओपी निकालना, ओपी निकालना, ओपी निकालना। अब आप त्रिभुज ओ ए डैश पी, ओ ए डैश पी, ओ ए डैश पी की बात कीजिएगा। क्या बात कीजिएगा? बोलिएगा इन ट्रायंगल ओ ए डैश पी, ओ ए डैश पी क्या होगा? ट्रायंगल और लगाइए, ओ से ए डैश, ओ से ए डैश, ए डैश से पी, ए डैश से पी और पी से ओ, पी से ओ। आप ओ से चले थे, ओ पर पहुंच गए, ओ से चले थे, ओ पर पहुंच गए। डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 0। अब सुनिए ओ ए डैश, ओ ए डैश का वैल्यू आप अभी जानते हैं। ओ ए डैश के जगह पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकते हैं। ओ ए डैश के जगह पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आप लिख सकते हैं। अब फिर देखिए ओ ए डैश का वैल्यू लिख दिए, ए डैश पी है, ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी का मान है जेड के कैप, ए डैश पी का मान है जेड के कैप, जेड के कैप क्या है? जेड के कैप। अब सुनिए P से O, P से O, जबकि आपका डायरेक्शन O से P, आपका डायरेक्शन O से P है, तो डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, माइनस का फर्क पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, किसका फर्क पड़ेगा? माइनस का। डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, किसका फर्क पड़ेगा? तो माइनस का। अब OP को उस तरफ भेज दीजिए, OP को उस तरफ भेज दीजिए, आपका प्लस में हो जाएगा। OP को भेज दिया तो प्लस में हो गया। क्या बचा? तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्या हो गया? OP बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यदि इसी OP को, यदि इस OP को आप वेक्टर R मान लेते हैं, यदि इस OP को लेट वेक्टर OP बराबर R, वेक्टर OP बराबर वेक्टर R, तब आपका क्या होगा? तब वेक्टर OP बराबर वेक्टर R बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यानी कि आप P का पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, P का पोजीशन वेक्टर आप निकाल लिए। क्या निकाले? कि P का कोऑर्डिनेट था एक्स वाई जेड, P का क्या कोऑर्डिनेट था? एक्स वाई जेड। और O से P वेक्टर जब आपको निकालना रहे, यानी कि P का पोजीशन वेक्टर जब आप निकाले, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। याद कीजिए पिछला क्लास जब हम लोग 2D में पढ़े थे, उस समय P का कोऑर्डिनेट x और y था, तब P का पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाले थे एक्स आई प्लस वाई जे। क्या निकाले थे? एक्स आई प्लस वाई जे। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि यदि कोई पॉइंट आपका दिया हुआ है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है और उसका पोजीशन वेक्टर बोलता है निकालने के लिए, तो आपको सिंपली क्या कर देना है? x कोऑर्डिनेट के साथ आपको i लगा देना है, y कोऑर्डिनेट के साथ आपको j लगा देना है और z कोऑर्डिनेट के साथ आपको k लगा देना है और फिर उसको जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। इससे आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपको मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल लिए।
फिर याद कीजिए कल हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकाले थे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग O और P के बीच की दूरी निकाले थे। O और P के बीच की दूरी निकाले थे। यहां पर भी आपको O और P के बीच की दूरी निकालना है। यहां पर भी O और P के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बात करना है इस त्रिभुज में O B A डैश। आपको बात करना है इन ट्रायंगल O B A डैश। अब आप वेक्टर की बात नहीं कीजिएगा, अब आपको दूरी की बात करना है। अब आपको दूरी की बात करना है। ये आपका लंब है, ये क्या है, आपका लंब है, समझ गए? क्योंकि यह आपका क्या है, यह आपका एक नीचे वाला बात कीजिएगा कि आपका एक आयत, आयत में प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। यह आपका समकोण है, यह आपका समकोण है। जब ये समकोण है तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस साहब क्या बोले थे। पाइथागोरस साहब यही बोले थे, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि इस 90 के सामने आपका O A डैश है, 90 के सामने आपका O A डैश है, तो O A डैश का स्क्वायर, O A डैश का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर हो जाएगा। यानी कि OB का स्क्वायर B A डैश का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो OB का स्क्वायर प्लस B A डैश का स्क्वायर क्या हो गया, तो OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस B A डैश का स्क्वायर। अब बात कीजिए, आपको सिर्फ दूरी की बात करना है। OA डैश ये दूरी तो नहीं मालूम है, लेकिन O से B का दूरी हमको मालूम है। O से B का दूरी, O से B का दूरी कितना है, y है। O से B का दूरी कितना है, y है। O से B का दूरी कितना है, y है, तो y स्क्वायर हो गया प्लस B A डैश है। हे बाबू एक चीज देखिए, ए बाबू B A डैश, B A डैश किसके बराबर है, एक्स आई कैप। B A डैश यदि वेक्टर की बात कीजिएगा तो किसके बराबर है, एक्स आई कैप। आपको वेक्टर की बात नहीं करना है, आपको दूरी लेना है। जब आप सिर्फ दूरी लीजिएगा तो इसका वेक्टर खत्म हो जाएगा। आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, x। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, तो आपका बचेगा x। यानी कि O A डैश का स्क्वायर आपका निकल गया y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। लेकिन अभी भी आपका काम नहीं हुआ। जब अभी भी आपका काम नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा मिटाता हूं और फिर इसको और बताता हूं आपको। आप लोग मेरे साथ लिखते भी जाइएगा, होप कि आप मेरे साथ लिख रहे होंगे। अब सुनिए, अब इधर आइए, ये बाबू अब देखिए, तो अब बात कीजिए इन ट्रायंगल, इधर सुनिए, इसमें इस त्रिभुज में O A डैश P, O A डैश P किस त्रिभुज में, O A डैश P किस त्रिभुज में, O A डैश P। ए बेटा यह सोच देखिए आप, यह डिग्री, ये आपका कोण 90 डिग्री पहले ही हम बता चुके थे। यह कोण, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, यह आपको पहले हम बता दिए थे। तो जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने आपका OP है, उसके सामने OP है, तो OP का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि O A डैश का होल स्क्वायर प्लस A डैश P का होल स्क्वायर, O A डैश का होल स्क्वायर प्लस A डैश P का होल स्क्वायर। यानी कि
ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ एडस, समझ गए, ओ एडस का स्क्वायर आप पहले निकाल चुके हैं, ओ एडस का स्क्वायर पहले आप निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या निकाले हैं? आप निकाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या निकाले हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ए डैश पी है, अब ए डैश पी है, ए डैश पी यहां पर वेक्टर में आप लिखे हैं जेड के कैप, ए डैश पी आप वेक्टर में लिखे हैं जेड के कैप। यदि सिर्फ वेक्टर को हटा दिया जाए, सिर्फ दूरी की बात किया जाए, तो यहाँ पर जेड बचेगा, के खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर की बातें अभी नहीं कर रहे हम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर। कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर। कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो ओपी को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? ये ओपी है ना, तो इस ओपी को आप मैग्नीट्यूड इस तरह से वेक्टर में लिखकर मैग्नीट्यूड दे दीजिए। ओपी इसका मतलब ओ से पी का दूरी है, इसको वेक्टर में आप ओपी और मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, इसका मतलब दूरी ही बताता है। इसका भी मतलब क्या बताता है? दूरी ही बताता है। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ओपी, ओपी आप क्या लिए हैं? तो ओपी आप आर भी लिए हैं, यानी कि यदि इसका आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ओपी का मैग्नीट्यूड यानी कि आर का मैग्नीट्यूड आपका कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कहने का मतलब है कि 3 डायमेंशन में आपका कोई पॉइंट दिया हुआ है और कहता है कि मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या है, मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या है। तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके तीनों को जोड़ देना है, फिर उसका वर्गमूल निकाल लेना है। फिर क्या निकालना है? तो फिर आपको वर्गमूल निकाल लेना है, समझ गए? फिर क्या निकाल लेना है? तो वर्गमूल आपको निकाल लेना है। होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपको दिक्कत परेशानी नहीं है तो हम और कुछ आपको बताते हैं। तो अब सुनिए, अब आपका क्या हो गया? रिमार्क्स, रिमार्क्स नंबर 1, कंपोनेंट ऑफ पी एलोंग ओ एक्स बराबर, पी का कंपोनेंट ओ एक्स के डायरेक्शन में क्या था? आपका एक्स आई। क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप। कंपोनेंट ऑफ पी एलोंग ओ आई, ये आपका वाई जे कैप हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ पी एलोंग ओ जेड, जेड के कैप हो जाएगा। समझ गए क्या हो जाएगा?
तो जेड के कैप। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। यदि यहां तक कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं है, तो अब एक बार आप इसको सॉलिड लिख लीजिए, फिर मैं मिटाकर अब 2 पॉइंट के लिए आपको मैं बताता हूं। समझ गए? इसको फटाफट लिखिए और फिर मैं आपको 2 पॉइंट के लिए बताता हूं। आपको मात्र 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, फटाफट नोट कीजिए आप। 30 सेकेंड का टाइम। चलिए हो गया, लिख लिए आप? चलिए ठीक है, लिख लिए। तो मैं पूरा कंप्लीट मिटाता हूं। अब सुनिए, क्या पढ़े थे अभी आप? क्या पढ़े थे आप? आप पढ़े थे कि OP बराबर वेक्टर R बराबर, आप पढ़े थे एक्स आई कैप प्लस वाई जेड के जे कैप प्लस जेड के कैप। आप यही पढ़े थे। फिर आप क्या पढ़े? OP का मैग्नीट्यूड निकाले, यानी कि R का मैग्नीट्यूड निकाले, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। अब एक बात बताइए आप कि आर कैप आपको निकालना है, यानी कि आर का यूनिट वेक्टर निकालना है। मैं आपको 2-3 बार फॉर्मूला बता चुका हूं। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए, उसके मॉडुलस से भाग दे दीजिए, तो उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। कहने का मतलब आर वेक्टर आपका क्या है? तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बटे में आर का मैग्नीट्यूड, बटे में आर का मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब है कि आर के बराबर एक्स बटे आर का मैग्नीट्यूड आई कैप, वाई बटे आर का मैग्नीट्यूड जे कैप, जेड बटे आर का मैग्नीट्यूड के कैप। क्या हो गया? तो वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर बराबर एक्स बटे आर का मैग्नीट्यूड आई कैप प्लस वाई बटे आर का मैग्नीट्यूड जेड कैप प्लस जेड बटे आर का मैग्नीट्यूड के कैप हो गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? आर के बराबर एक्स बटे आर का मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, वाई बटे आर का मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। समझ गए? इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब सुनिए, अब आपका क्या हो गया, अब आपका क्या हो गया कि ये जो आपका आई के बगल में है, इस दोनों में ही मैं बोल रहा हूं, इस दोनों में ही आपका आई के बगल में, जे के बगल में, के के बगल में जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। लिखिएगा हेयर, हेयर एक्स बाय आर का मैग्नीट्यूड, वाई बाय आर का मैग्नीट्यूड, जेड बाय आर का मैग्नीट्यूड और एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी। समझ गए? यहां जो है, ये जो मैं लिख दिया, ये क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। इसके पहले भी मैं एक बार डायरेक्शन कोसाइंस का परिभाषा बताया था मैं आप लोगों को। उस समय क्या परिभाषा में बताया था? उस समय क्या परिभाषा था? यदि P, यदि आपका OP कोई एक वेक्टर है, एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा कौन बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा कौन बनाता है, जेड एक्सिस के साथ गामा कौन बनाता है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। मैं एक बार उसको लिख दूंगा, दोबारा मैं लिखूंगा, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कंसेप्ट में आपको देना चाहता हूं, यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस पूछे, यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस पूछे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको उसको यूनिट में बदलना है। किस में बदलना है? यूनिट वेक्टर में। किस में बदलना है? यूनिट वेक्टर में। जैसे वेक्टर आर था, तो हम लोग पहले इसको यूनिट वेक्टर में आर कैप में बदले, और जब आप वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल देते हैं, जब आप वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल देते हैं, इकाई सदिश में बदल देते हैं, तब आई के बाजू वाला, जे के बाजू वाला, के बाजू वाला डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। तो पहले मैं इस चीज को लिख देता हूं, नोट, और ये जो आपका नोट है, इसको आप VVI लिखिएगा, VVI, क्योंकि यदि ये कंसेप्ट आप सीख गए, यदि ये कंसेप्ट सीख गए, तो आपको न तो वेक्टर में दिक्कत होगा, न ही आपको 3D में दिक्कत होगा, न ही आपको नौकरी लेने में दिक्कत होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और हमको लगता है एम भी आपका वही है, इसीलिए इस कंसेप्ट को सीखना जरूरी है। क्या है कंसेप्ट? नोट, VVI। यदि किसी वेक्टर R का डायरेक्शन कोसाइंस
निकालना हो तो पहले वेक्टर r का यूनिट वेक्टर यानी r कैप निकाला जाता है तब i j k के कोफिशिएंट को i j k के कोफिशिएंट को हम डिसिस का मतलब आपका डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। डिसिस का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। यानी कि कोई वेक्टर आपका दिया हुआ है तो पहले इसको आप किस में बदलिएगा? यूनिट वेक्टर में। और यूनिट वेक्टर में बदलने के बाद में आपका i j k का कोफिशिएंट कहलाता है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइंस। समझ गए? यदि किसी वेक्टर r का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना हो तो पहले r का यूनिट वेक्टर यानी कि r कैप निकाला जाता है, तब i j k के कोफिशिएंट को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। समझ गए? डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। और देखिए इसमें क्या लिखिएगा, और इसमें और क्या लिखना है? लिखिएगा हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि यदि वेक्टर OP बराबर R OX OY OZ के धनात्मक दिशा के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि डिसिस या दिक् कोज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक् कोज्या कहते हैं। कहने का मतलब है जिसे प्रायः LMN से सूचित किया जाता है, जिसे LMN से सूचित किया जाता है, जिसे LMN से सूचित किया जाता है। हाँ, कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब है
दैट इज एल बराबर कॉस अल्फा बराबर, और अभी आप डायरेक्शन कोसाइन क्या निकाले थे इसका, एक्स बाय आर का मैग्नीट्यूड बराबर एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एम बराबर कॉस बीटा बराबर वाई बटे आर का मैग्नीट्यूड बराबर वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एन बराबर कॉस गामा बराबर जेड बटे मॉड आर यानी कि जेड बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये तीनों आपका क्या है, ये तीनों वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन से, क्या है उसका डायरेक्शन कोसाइन से। समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आप सुनिए, आप क्या कहिएगा, तो आप अब सुनिए, आप एक सुनिए। ठीक है, रिमार्क्स ही चल रहा था, रिमार्क्स में देखिए, रिमार्क्स आपका चल रहा था, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ रिमार्क्स, रिमार्क्स चल रहा था, मैं रिमार्क्स में फिर से एक चीज लिख देता हूँ, रिमार्क्स के रिमार्क्स आपका जो है कि इस प्रकार से, यदि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डिसीज हो तो, यानी कि डिसीज हो तो, डायरेक्शन कोसाइन हो तो कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, कॉस गामा के कैप, यह आपका एक यूनिट वेक्टर होगा, यह एक यूनिट वेक्टर होगा। क्या होगा आपका एक यूनिट वेक्टर, यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यदि आपका डायरेक्शन कोसाइंस हो और इसके साथ आप आई जे के लगा दीजिएगा तो यह आपका यूनिट वेक्टर देगा। कैसे देगा यूनिट वेक्टर, तो आइए मैं आपको बताता, इधर तो आप लिख लिए होंगे कैसे यूनिट वेक्टर देगा, आइए मैं आपको बता रहा हूं। अभी जो है आप लिखे थे, क्या लिखे थे, वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आर कैप बराबर क्या हो गया था, तो एक्स बटे आर का मैग्नीट्यूड आई कैप, वाई बटे आर का मैग्नीट्यूड जेड के जे कैप, जेड बटे आर का मैग्नीट्यूड के कैप। अभी आप ये लिखे थे कि नहीं, सही सही बोलिए आप, अभी आप यही लिखे थे। अब एक चीज देखिए, ये आपका भाई साहब यहाँ पर क्या है, ये कॉस अल्फा के बराबर है, ये भाई साहब क्या है, कॉस बीटा के बराबर है, ये भाई साहब आपका क्या है, तो कॉस गामा के बराबर है। कहने का मतलब है कि आर के बराबर कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, या आर के बराबर ये आपका कॉस अल्फा एल है, कॉस बीटा एम है, कॉस गामा एन है, यानी कि एल आई प्लस एम जे
प्लस एन के, ये आपका यूनिट वेक्टर है। आपका क्या है? तो यूनिट वेक्टर है। आपको दो चीज यहाँ पे सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला? यदि कोई यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यदि कोई यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो आई जे के कोफिशिएंट को डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। यदि यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो आई जे के कोफिशिएंट को डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। क्या लिखिएगा? दैट इज यदि यूनिट वेक्टर दिया हो तो आई जे के कोफिशिएंट को डिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसिस, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। क्लियर है? या दूसरी बात आप कह सकते हैं, यदि आपका डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, यदि आपका डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, उसके साथ में आई जे के है, तो वह वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर होगा। यदि आई जे के बाजू वाला आपका डायरेक्शन कोसाइंस है तो दिया गया वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर होगा। यदि ये कंसेप्ट समझ गए, आपको कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और भी कुछ लिखना है, इस तरफ आप लिख लिए होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। तो आइए कुछ और लिखा जाए, कुछ और लिखा जाए। अब सुनिए, अब मान लीजिए कि आपका एक वेक्टर दिया हुआ, रिमार्क्स, फिर से रिमार्क्स। यदि एक वेक्टर r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की यदि आपका दिया हुआ है, वेक्टर r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देखिए मैं यहाँ पर कैप नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको कैप समझना है। चूंकि फास्ट बोलने में वो एरो कैप वगैरह छूट जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। समझ गए? आपको उस चीज को वेल नॉन समझना चाहिए। तो यदि यहाँ पर r वेक्टर आपका दिया हुआ रहे तो x y z को वेक्टर r का डायरेक्शन रेशियो, समझ गए? डायरेक्शन रेशियो या नंबर, डायरेक्शन रेशियोज या नंबर, यानी कि दिक् अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक् अनुपात। यदि आपका कोई वेक्टर दिया हुआ है, यदि आपका कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, वो वेक्टर आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, और आपसे कहता है कि एक्स वाई जेड क्या है, तो आप कहिएगा कि एक्स वाई जेड वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियो है। एक्स वाई जेड वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियो है। समझ गए? डायरेक्शन रेशियो है। और यदि एक्स वाई जेड यदि आपका डायरेक्शन रेशियो है, एक्स वाई जेड यदि आपका डायरेक्शन रेशियो है, किसका? वेक्टर आर का। किसका? वेक्टर आर का। तो x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, z बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। यानी कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस भी हम लोग निकाल सकते हैं। आपको जब सवाल बताएंगे तो
आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझ गए? तो फटाफट इसको नोट कीजिए, तेजी से आप इसको नोट कीजिए, आप समय नहीं खराब कीजिए, आप इसको नोट कीजिए। और बताइए सर। हम्म। फटाफट नोट कीजिए आप। तो मेरा 2.5 घंटे का वीडियो आप लोग कैसे देखते थे? देख रहे हैं सर। सर सिलेबस कटिंग कर देना। पता मैं तो आया कहाँ आया? मेरे से तक वो सब फर्जी है, क्या फर्जी है वो। सही आता तो सबके पास में आता। अब सुनिए, और आपका 5 मिनट टाइम लेंगे, बस आप नोट कर लिए हैं इसको, नोट कर लिए तो मिटाते हैं। ये भी आप नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए आपका क्या है, अब आपका है एक रिमार्क्स और एक रिमार्क्स के ए और बी दो वेक्टर है और दोनों एक दूसरे का पैरेलल। ए और बी दो आपका वेक्टर है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। तो याद कीजिए क्या लिखने का तरीका था, तो इसको हम लोग ए बराबर लेमडा बी या बी बराबर लेमडा ए, इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए? इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेट वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3 के, वेक्टर बी बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3 के। ठीक है, तो इसमें से किसी एक को सॉल्व कीजिए, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। इंप्लाइज वेक्टर ए बराबर लेमडा बी इंप्लाइज ए के जगह पे a1i प्लस a2j प्लस a3 के बराबर लेमडा b1i प्लस b2j प्लस आपका हो गया b3 के। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3 के बराबर लेमडा b1i प्लस लेमडा b2j प्लस लेमडा b3 के। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और अब चूंकि दोनों तरफ बराबर है तो आई जे के कोफिशिएंट को आप बराबर कर लीजिए, आई जे के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए। कहने का मतलब है a1 बराबर लेमडा b1, a1 बराबर
लेमडा b1, a2 बराबर लेमडा b2, a2 बराबर लेमडा b2, a3 बराबर लेमडा b3, a3 बराबर लेमडा b3, यानी कि a1 बाय b1 बराबर लेमडा, a2 बाय b2 बराबर लेमडा, a3 बाय b3, a3 बाय b3 बराबर लेमडा, a1 बाय b1 बराबर लेमडा, a2 बाय b2 बराबर लेमडा, a3 बाय b3 बराबर लेमडा। जब तीनों ही लेमडा के बराबर हो, जब तीनों ही लेमडा के बराबर हो, यानी कि a1 बाय b1 बराबर a2 बाय b2 बराबर a3 बाय b3, a3 बाय b3 हो गया। कहने का मतलब है दैट इज वेक्टर ए समांतर है वेक्टर बी का, एंड वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k है, वेक्टर बी बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k है, तब आपका a1 बाय a2 बल्कि a1 बाय b1, a1 बाय b1 बराबर a2 बाय b2 बराबर a3 बाय b3 हो जाता है। यानी कि दोनों के i का कोफिशिएंट का अनुपात, दोनों के j के कोफिशिएंट का अनुपात, दोनों के k के कोफिशिएंट का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है? तो ये आपका बराबर होता है। समझ गए? तो दो वेक्टर समांतर हो तो i j k के कोफिशिएंट का अनुपात बराबर होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए और फिर आपका 5 मिनट टाइम लेंगे। फटाफट नोट कीजिए और 5 मिनट का आपका टाइम लेंगे और फिर आपका हो जाएगा छुट्टी। फटाफट नोट कीजिए आप तेजी से। नोट लेट वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k। देन नंबर 1 वेक्टर a प्लस b बराबर, दोनों के i कंपोनेंट वाले को जोड़ दीजिए, a1 प्लस b1i, दोनों के j कंपोनेंट को जोड़ दीजिए और फिर दोनों के k कंपोनेंट को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, इसी तरह से वेक्टर a माइनस वेक्टर b हो जाएगा a1 माइनस b1i प्लस a2 माइनस b2j प्लस a3 माइनस b3k, a3 माइनस b3k। नंबर 3 एम ए बराबर एम ए का मतलब a1i प्लस a2j प्लस a3k, इसको आप लिख सकते हैं ma1i, फटाफट आप लिखते जाइए, m a2j प्लस m
A3 की, जहां पर m आपका एक स्केलर, m आपका क्या है, m एक स्केलर है, समझ गए, m क्या है, तो m आपका एक स्केलर है। फोर वेक्टर a बराबर वेक्टर b होगा, वेक्टर a और b आपस में बराबर होंगे जब दोनों के कंपोनेंट आपस में, दोनों के स्केलर कंपोनेंट आपस में बराबर हो, यानी कि a1 बराबर b1, a2 बराबर b2, a3 बराबर b3, समझ गए। दो वेक्टर बराबर हो तो दोनों को i का कोफिशिएंट, दोनों के j का कोफिशिएंट, दोनों के k का कोफिशिएंट बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड। इसके बाद फिर एक नोट, दो पॉइंट आपका है, एक पॉइंट P x1 y1 z1, एक पॉइंट Q x2 y2 z2। डायरेक्शन आपका है P से Q की तरफ, डायरेक्शन P से Q की तरफ है, तो यदि आप PQ वेक्टर निकालिएगा तो OQ माइनस OP हो जाएगा। याद कीजिए, अब बोलेगा मास्टर साहब O कहां से आ गया, तो याद कीजिए वो आपका ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। एक्चुअल में ये OQ का मतलब Q का पोजीशन वेक्टर माइनस OP, OP का मतलब P का पोजीशन वेक्टर, समझ गए। तो कोई दो वेक्टर है तो पहले अंत वाले का पोजीशन वेक्टर, फिर माइनस देकर पहले वाले का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। अब Q का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मैं आपको बताया था यदि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना होता है उसमें i j k लगाकर उसको जोड़ दीजिए, i j k लगाकर आप क्या कीजिए, तो जोड़ दीजिए, यानी कि PQ बराबर हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस ये z2 है, ये आपका z2 है, प्लस z2k, ठीक है, माइनस OP, इसमें भी i j के लगाकर जोड़ दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, समझ गए। और अब आपका P2 क्या हो जाएगा, तो I वाले को एक साथ घटाइएगा, J वाले को एक साथ, K वाले को एक साथ, यानी कि x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k हो गया। एक तो ये हो गया। और यदि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यदि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपका PQ का मैग्नीट्यूड निकालिएगा कैसे, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, समझ गए। इस तरह से आपका मैग्नीट्यूड निकलेगा। मैं इतना इसलिए आज बता दिया, थोड़ा सा लंबा क्लास में खींच लिया क्योंकि आपका थ्योरी पोर्शन में अभी कुछ सवाल बनाने के लिए थ्योरी पोर्शन में, थ्योरी पोर्शन आपका खत्म हो गया है। और अब जो है कि कल आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना एग्जाम्पल आपको बताएंगे, फिर आपका कुछ थ्योरी शुरू होगा, समझ गए। तो कल आपका सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो आप इसको फटाफट लिखिए और सेशन को मैं क्लोज करता हूं।
कल भी आना है? हाँ, तो 10 बजे गेट बंद कर लेंगे, 10 बजे से पहले। हाँ, अरे 10 बजे स्टार्ट नहीं कर देंगे? आप लोग का वेक्टर का आज 10 बजे वाला क्लास तो छूटा होगा, ये नहीं थे? तो आपका 10 बजे वाला क्लास छूट गया, आप उसको नोट कर लीजिएगा, देखिए मोबाइल में। ठीक है, नो सेशन क्लोज करते हैं।